चले जो कदम कभी रुकते नहीं, आपदाओं के आगे कभी झुकते नहीं। एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन गाजियाबाद में स्थित है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और हरियाणा को कवर करने वाली जिम्मेदारी के बड़े क्षेत्र के साथ एक अति विशिष्ट बचाव और प्रतिक्रिया बल है। बटालियन ने भारत और विदेशों में कई आपदा प्रतिक्रिया अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। बटालियन द्वारा किए गए सबसे उल्लेखनीय अभियानों में 2018 में त्रिपुरा बाढ़ के दौरान बाढ़ बचाव अभियान शामिल है, जहां बटालियन ने 6000 से अधिक लोगों को निकाला। अगस्त 2018 में केरल बाढ़ के दौरान 538 लोगों को बचाया गया और 24,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 8वीं बटालियन लगातार विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को अंजाम दे रही है और कई सारे सामुदायिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रकार सामुदायिक जागरूकता प्रशिक्षण से 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। इसी 8वीं बटालियन की ओर से हमारे साथ हैं श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी, जो कि कमांडेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो पुरस्कार होता है वो एक तो काम की पहचान कराता है और मन में एक जो अनोखे उत्साह को जन्म भी देता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पुरस्कार के बारे में आप? जैसा कि आपको पता है कि एनडीआरएफ की बटालियन ने 24/7 किसी भी आपदा से, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हालत में होती है। और जब आपदा के दौरान, रेस्क्यू के दौरान जब हम किसी को जिंदा या सही सलामत निकालते हैं, उससे उसके चेहरे पे जो आनंद का भाव होता है, उसके संबंधियों के ऊपर जो आनंद का भाव होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। लेकिन देश का आपदा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, वो भी माननीय प्रधानमंत्री के हाथों मिलना, अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय गौरव की बात है। इसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इसके साथ आती है। जो हमारा भाव रहा है काम करने का, उसमें और ज्यादा समर्पण, और ज्यादा डेडिकेशन, और ज्यादा उत्साह से करने के लिए रेस्क्यूअर्स प्रेरित होंगे। तो ये उत्साह और उमंग जो हमारा है, वो और कई गुना बढ़ के फील्ड में परिवर्तित होगा। बिल्कुल सही कहा। जितना उत्साह आपके पास है उतना उत्साह हमारे यहाँ पर भी, हम भी बहुत उत्साहित हैं इस सब को लेकर। और 8वीं बटालियन में भी मुझे लगता है कि बहुत एक अलग तरह का उत्साह होगा। पर एक बार जब हम एक बड़ी आपदा के बारे में सुनते हैं तो जो रिएक्शन होता है, उसको प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए जाते हैं और फिर टीम्स एक्शन में आती हैं। तो किस प्रकार होता है ये सब? देखिए, कोई भी डिजास्टर का सारे पहलू, 4 पहलुओं में हम उसको बांट सकते हैं। एक तो प्रिपेयर्डनेस फेज होता है, एक रिस्पॉन्स फेज होता है, एक मिटिगेशन और एक रिहेबिलिटेशन। तो इसमें प्रिपेयर्डनेस के लिए हम हमेशा या तो हम ऑपरेशन में होते हैं, या अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तरह तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज खुद के लिए भी और अदर स्टेक होल्डर्स के लिए भी हम आयोजित करते रहते हैं। यहाँ पे चाहे एसडीआरएफ हो, सिविल डिफेंस हो, एनवाईकेएस के वॉलंटियर्स हो, आम जनता हो, स्कूल कॉलेज में भी स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स के तहत हम प्रिपेयर्डनेस फेज में देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करते रहते हैं और अपने लोगों को भी ट्रेन करते रहते हैं तरह तरह की ट्रेनिंग के द्वारा। और जहां आपदा आती है तो बिना समय गंवाए 20 मिनट के अंदर हमें वहां पे आपदा सिचुएशन के लिए निकलना पड़ता है। तो ये रिस्पॉन्स फेज होता है, जहाँ पे हम जाकर के आपदा का प्रकृति के हिसाब से उसमें रिस्पॉन्स करते हैं। मिटिगेशन फेज का जो मसला है, वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। वो कैसे उसको आगे आपदा से निपटने के लिए, आपदा का हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की कार्रवाई वो करते हैं। और एक रिहेबिलिटेशन फेज होता है, जहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनको फिर से पुनर्वासित करना। उसमें यदि स्टेट हमें जिम्मेदारी देती है, चाहे वो राशन बांटने का हो या उनको और भी किसी तरीके से रिहेबिलिटेट करने का हो, मेडिकल कैंप लगाना हो, वहां पे भी हम अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तो इस तरीके से 24/7 हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हालत में होते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा भी, रिस्पॉन्स फेज के द्वारा भी, और रिहेबिलिटेशन में जहाँ पे हमें रोल निभाने का मौका मिलता है वहां पे भी। आपने जो कहा काफी सार्थक लगता है, क्योंकि एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। और आपके द्वारा जो कुछ भी किया गया उसमें ये सब हमको दिखाई भी देता है।
ऐसा कोई ऐसा अभियान आपको याद आता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा चुनौती मिली? जी, ऐसे तो अपने आप में सारे ऑपरेशन यूनिक होते हैं। जब मैं आईटीबीपी की कमांडेंट की ड्यूटी कर रहा था जोशीमठ में 2013 में, उस समय एक उत्तराखंड त्रासदी जो आप सब जानते हैं, काफी बड़े पैमाने पे फ्लैश फ्लड आया था। उस समय हमारी बटालियन को सुबह 4 बजे मेरे पास डीएम चमोली का कॉल आया था। 5 बजे हमारी टीम, जो त्वरित कार्रवाई दल होता है, वो मौके पे पहुंच करके ऑपरेशन में जुट गई थी। और उस समय बड़े मुश्किल हालात में जो हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ एक्सिस में लोग फंसे हुए थे, उनमें से हमने रस्सा पुल लगा करके उस उफनती नदी पे, जहां पे ब्रिज वगैरह पास आउट हो गए थे, लोगों को निकालना शुरू किया। और आप यकीन मानेंगे, तकरीबन 15-16 दिन जो मेन ऑपरेशन चला था, उस बीच हमने 20,167 लोगों को निकाला, जिसकी प्रशंसा देश विदेश सब जगह हुई थी। और कई मीडिया अवार्ड्स भी हम उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला इसी ऑपरेशन की वजह से। लेकिन जो सबसे आनंददायक पल था, वो जब रेस्क्यू करके लोगों को ला रहे थे, जो होपलेस हो चुके थे, जिनको उम्मीद छोड़ चुके थे कि घर पे जा पाएंगे, लेकिन जो उनको बचने के बाद जो एक चेहरे पे उम्मीद की किरण, उनके आनंद का जो एक अनुभूति हो रही थी, उससे जो हमें आनंद मिला, आज तक की हमारी पूरी सैन्य जीवन का सबसे सुखद और बेहतरीन पल है। और एक और यहाँ पे मैं अद्भुत बात बताना चाहूंगा, जिन सैनिकों को इतने डिसिप्लिन में हम रखते हैं, उनको कई बार कई तरह की ट्रेनिंग में भेज के हमें लगता था कि ये हथियार के पीछे बिल्कुल मशीनीकरण हो चुका है इनका, उनका जो मानवीय पहलू देखने को मिला। ये आपको मैं बताऊं कि जब शुरू के दिन, जब 16-17 की इंटरवेनिंग नाइट में ये फ्लैश फ्लड आया था, 17 की सुबह जब हम लोगों को निकाल करके जोशीमठ में लेके आए, वहां पे रहने की जगह नहीं थी, प्रशासन उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था इतने बड़े हादसे के लिए। गुरुद्वारे में भी पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर हमने अपने बैरक में जवानों को बोला, उन्होंने स्वेच्छापूर्वक सिर्फ बोला था इनके लिए थोड़ी जगह बनाना, अपने बैरक को खाली करके खुद टेंटों में शिफ्ट हुए। और 1000 से ज्यादा लोगों को हमने अपने कैंप में भोजन, पानी, राशन और रहना सहना सब कुछ करा लिया था। तो वहां पे एक प्रश्न भी उठा कि ये तो जवानों का राशन है और गाड़ियां हमारी ऑपरेशनल पर्पज से है, तो जवानों में कहीं से सुनाई पड़ गया ये बात। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने जीपीएफ को निकाल करके इसमें लगा दूंगा। बोला जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो वो पल जब मैं याद करता हूँ, तो हमारे अधिकारी भी, तो हमें भी वही प्रेरणा मिली कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना जीपीएफ निकालना पड़े, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, इसको बंद नहीं पड़ने देंगे, इनके जिजीविसा को कम होने नहीं देंगे। और एक और उल्लेखनीय है यहाँ पे, उसी में जो महान क्रिकेटर हरभजन सिंह है, वो भी फंसे हुए थे, उनको भी निकाल के हमने अपने पास रखा था। और 7 दिन के बाद जब रास्ता खुला है ऋषिकेश तक का, तब हमने उनको अपनी गाड़ियों में बिठा करके वहां से रवाना किया। तो वो पल जो हमने देखा कि सबसे आनंददायक होता है, सबसे कठिन भी होता है, लेकिन जितना कठिन होता है उतना आनंददायक भी होता है। और जिंदगी भर के लिए हमारा सबसे संतुष्टिपूर्ण, पूरे सैन्य जीवन का सबसे ऊंचा पॉइंट हमें लगता है, जो कि हमने अनुभव किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि जिस तरह से आप अनुभव कर रहे हैं, आपने अनुभव किया, आपका अनुभव तो एक अलग स्तर का अनुभव है, पर आपके अनुभव को सुनकर जो हमें अनुभव हो रहा है वो अलग तरह का अनुभव है। सच में बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आपने जागरूकता की बात की थी, और जागरूकता के लिए आप कई तरह के कार्यक्रम कम्युनिटीज़ के बीच में जाकर करते हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? कभी मतलब ऐसा तो नहीं एक लोग पीछे हो जाते हैं या फिर बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं हर काम के लिए? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2005 से पहले जो बड़े बड़े आपदा का यहाँ पे, इंडिया जो कि मल्टी डिजास्टर प्रोन कंट्री है, यहाँ पे भूकंप हो, बाढ़ हो, लैंडस्लाइड हो, साइक्लोन हो, सब तरह के, और बिल्डिंग कोलैप्स हो, मैन मेड और नेचुरल, दोनों तरह के डिजास्टर यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। तो 2005 से पहले ये आपदा सब्जेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय के अधीन था। और आपदा के बाद मुआवजा देकर के लगता था कि हमने कंपेंसेट कर दिया, लेकिन हमारे देश ने पहचाना कि डेडिकेटेड फोर्स की जरूरत है। और इसी को देखते हुए जो हमारी केंद्रीय सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, चाहे वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जो भी फोर्सेज है, जिन्होंने बॉर्डर गार्डिंग में, सीमा सुरक्षा में अग्रिम पंक्ति पे शानदार सेवा दे रहे, या फिर उनको नक्सलवाद के से निपटने के लिए भी उन्होंने अपनी बहुत शानदार सेवा दी है। जहां पे दंगा हो, पंगा हो, मेला हो, खेला हो,
इंटरनल सिक्योरिटी हो, सब जगह आप सीएपीएफ को लगाते हैं। तो देश ने ये सीएपीएफ के पोटेंशियल को, उसकी कर्तव्यपरायणता को समझा और एमएचए में फिर ये मसला आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट का। 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनेक्ट हुआ, उसके तहत एमएचए को ये दिया गया डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट, और उसके साथ ही सीएपीएफ से सारी जो बीएसएफ, आईटीएफ, सीआरपीएफ, जो भी सीएपीएफ है उनकी बटालियनों को 2-2 बटालियन करके शुरुआती दौर में 8 बटालियनों का एनडीआरएफ के तौर पे गठन किया गया। और ये 8 बटालियनों के साथ जो शुरू हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 16 साल का मात्र छोटी अवधि में और छोटी सी फोर्स ने 12 बटालियन अभी फंक्शनल है और 4 अभी जो रेज हुई है वो भी तकरीबन फंक्शनल होने की कगार पे है। ट्रेनिंग वगैरह उनका लगभग कंप्लीट हो चुका है, इक्विपमेंट वगैरह भी उनके लिए प्रोक्योर किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं। तो 12 बटालियन से पूरी इंडिया में इस तरीके से छा जाना अपनी सेवा के बल पे कि जनता के दिलों में ये बल बैठ चुका है। जहां पे भी आपदा होगा आप एनडीआरएफ को पाएंगे, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, जंगल फायर हो, कहीं पे साइक्लोन हो, सब जगह आप एनडीआरएफ को देखेंगे। तो एनडीआरएफ के प्रति लोगों के मन में जो एक शानदार जगह बना है, हमारी सेवा की वजह से, जो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र मूल मंत्र पे काम करते हुए, इसीलिए हमें जो ऑरेंज हमारा ड्रेस है, तो लोगों ने हमें एंजल्स इन ऑरेंज, एंजल्स इन ऑरेंज की उपाधि भी दी है। तो जब इतनी जगह दी है लोगों ने, इतना प्यार दिया है लोगों ने, तो निश्चित रूप से जब हम ये जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, फेमेक्स है, या मॉक एक्सरसाइजेज है, या स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है, चाहे जो भी प्रोग्राम है, चाहे स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग देने का काम हो, जहां पे भी हम जाते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से और बड़ी जुड़ करके हमसे उस चीजों को सुनते हैं। और जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपदा के स्थिति में हमारे पहुंचने में जो टाइम लगेगा, शुरुआती दौर में आपने खुद ही कम्युनिटी को सपोर्ट देना है और बेसिक जो मेडिकल फर्स्ट उनको रिस्पांस देने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला है। और सिर्फ यही नहीं है कि हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब आपको पता बताएं, यहाँ पे कोविड के दौरान काफी जो एनजीओज है उन्होंने काफी फूड पैकेट्स भी हमें दिए। उस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो प्रवासी मजदूर है, रास्ते में फंसे हुए, वृद्धाश्रम है, या ऑर्फेनेज है, जहाँ पे अनाथाश्रम है, या फुटपाथ पे निवास करने वाले लोग हैं, वहां तक हमने पहुंच करके न सिर्फ उनको सैनिटाइजेशन के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, बल्कि उनको डिग्निटी किट्स हो गए, जिसमें बेसिक आइटम्स हो गए डेली यूज के, या फिर फूड पैकेट्स हो गए। 1.5 लाख फूड पैकेट तो सिर्फ हमारी बटालियन 8th बटालियन ने बांटा है, और 150 टन के करीब खाद्यान्न सामग्री। इसके अलावा और कई यूटिलिटी आइटम वहां पे जाकर के उनको बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया। तो ये जो हमारा काम करने का तरीका है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमें सारे हम लोग सैन्य पृष्ठभूमि से हैं, सारे कोई ना कोई सीएपीएफ से जुड़े हैं, जो एनडीआरएफ में लोग हैं, तो वहां पे हमें हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी गई थी कि आपकी ये बाउंड्री है या ये लॉ एंड ऑर्डर में काम करना है, और लास्ट सांस तक, और जब तक आपके पास लास्ट बुलेट है तब तक आपने बॉर्डर का मोर्चा नहीं छोड़ना है। तो ये हमारे दिमाग में है। और वही सैनिक जब यहाँ पे आता है तो 315 तरह के इक्विपमेंट के साथ लाइफ बचाने का काम करता है। वहां पे एक हमारी बाउंड्री थी, यहाँ पे पूरा विश्व हमारी सीमा के अंदर आता है। और इस बटालियन का गौरव ये रहा, जो 8th बटालियन को आज ये बड़े सम्मान से नवाजा जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान शहीद के जन्मदिन के अवसर पे। तो इस बटालियन का गौरव ये रहा, जो कि एयरपोर्ट हिंडन बेस के पास है हमारी बटालियन। जब 2010 में जापान में ट्रिपल त्रासदी आई थी, जो भूकंप की वजह से वहां पे रेडिएशन या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन भी हुआ था, उसके अलावा सुनामी भी आई थी, उस समय भी हमारी टीम ने वहां पे रेडिएशन के माहौल में काम करके शानदार उपलब्धियां हासिल की थी। उसके अलावा 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, बहुत ही खतरनाक, उस समय सबसे पहले दुनिया की जो टीम पहुंची थी उसी बटालियन की थी, 8th बटालियन गाजियाबाद की। 5.5 घंटे के अंदर हमने ऑपरेशन वहां पे शुरू कर दिया था, और इसका सबसे बढ़िया सकारात्मक परिणाम आया कि कुल जो 16 आदमी जिंदा बचाए जा सके थे नेपाल में, उसमें से 11 जिंदा लोगों को निकालने का काम इस यूनिट ने किया। उसके अलावा 133 डेड बॉडीज हमने निकाली, और बाद में जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट पेश किया गया है, उसमें बाकी एजेंसी 45-40 जो भी कंट्रीज वहां पे पहुंची थी बाद में, उन सब का ऑपरेशन का एक तरफ रखा गया,
उससे ज्यादा ऑपरेशन अकेले इस बटालियन की टीम ने, एनडीआरएफ की टीम ने किया था। तो इतने सारे काम करने के बाद, इतनी सारी सेवा करने के बाद आपको निश्चित रूप से जनता का भी प्यार मिलता है, लोगों के दिलों में भी बसते हैं। और इसीलिए फेमेक्स या सीएपी के द्वारा हम जो लोगों को बताना चाहते हैं उसको हाथों हाथ लेते हैं, उसको प्रैक्टिस में भी लाते हैं। तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आती, बल्कि हमारे पास रिक्वेस्ट आता है लगातार। ये पेंडेमिक के टाइम पे जब ये ऑपरेशन हमारा कम हो गया, एक्सरसाइज वगैरह, तो कई यूनिवर्सिटीज, कई स्कूल हमारे साथ जुड़ के उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम ऑनलाइन वीसी के थ्रू भी किया है। तो इसका मतलब लोगों के अंदर सीखने की रुचि है, उनको देश को मजबूत बनाने के लिए जन भागीदारी का उनकी तरफ से भी इच्छा है, हमारी अपेक्षा और देश की अपेक्षा के अनुरूप काम करने का। बहुत बहुत सुंदर। मुझे बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि नेपाल त्रासदी की आपने बात की थी, उस वक्त मैं लगातार उस त्रासदी को फॉलो कर रहा था, आपके सारे रिपोर्ट्स को देख रहा था, किस तरह से आप वहाँ पहुँचे, वो सब मैंने देखा, वो सब जाना। तो बहुत गर्व हो रहा है 8वीं बटालियन में आपसे बात कर आज। अगर एक लाइन में अगर आपसे कहूँ कि आप अपने सभी को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? संदेश तो हमारी जनता खुद ही बहुत ही सुघर, सुचित और समझदार है। और जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला था कि स्वच्छता के लिए जन भागीदारी की जरूरत है, इसके लिए सिर्फ सरकारी स्तर पर प्रयास नाकाफी होंगे। तो मैं यही जनता से, अपने देशवासियों से और सारे जो लोग किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, यही प्रार्थना है करवत कि जैसे स्वच्छता अभियान सब जन भागीदारी से संभव हो पाया है, तो हमारा देश जो मल्टी डिजास्टर प्रोन है, यहाँ पे सबकी भागीदारी सुनिश्चित होने के बाद ही हम एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि डिजास्टर जो मैन मेड में आता है, बिल्डिंग कोलैप्स का काफी केसेज होते हैं। हमारे इंडिया का 59% एरिया भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है, उसमें काफी जोन 5 जो सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। वहां पे आप उपयुक्त जमीन में ही और उपयुक्त तरीके से ही कंस्ट्रक्शन करा करें। जो भी धार्मिक लीडर्स हैं, वो जहाँ पे भीड़ इकट्ठी करनी है, कई बार स्टम्पेड या फिर कोविड के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते और एक पेंडेमिक को और बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरीके से जो जंगल में आग लगने का केसेज है, उसमें भी ज्यादातर केसेज आदमी की गलती से होता है, चाहे पिकनिक मनाने के क्रम में हो या बीड़ी सिगरेट का टुकड़ा फेंक देने की वजह से हो। तो सब जगह यदि आप लोग थोड़ी मदद करेंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि इतने बड़े कंट्री में मात्र 16 बटालियन के साथ एनडीआरएफ जो काम कर रही है, वो बिना जन भागीदारी के संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं जनता से यही प्रार्थना करूंगा, यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें। एनडीआरएफ 24/7 किसी भी परिस्थिति में आपके साथ है। हम हमेशा, जहां पे भी भगवान न करे कभी आपदा है, लेकिन आता है तो हम बिल्कुल एंजल्स इन ऑरेंज जो आपने उपाधि दी है वो आप हमें पाएंगे, बिल्कुल हम वहां पे मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत आभार 8वीं बटालियन को, हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत आभार जो समय निकालकर आपने हमसे बात की और इतनी सारी बातें करनी तो बहुत सारी हैं, पर समय का थोड़ा सा अभाव है, बातें बहुत सारी करना चाहते हैं, पर बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतना समय दिया और हमसे बात की। अभिनंदन आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत